एक रिएक्शन है 2NO2 प्लस 2CO चेंज इंटू N2O प्लस 3CO2 गैस हैं सभी। इनकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गिवन है -110। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO गिवन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO इक्वल टू ये -393 है, ये -110 है। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O गिवन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O इक्वल टू 81 एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 गिवन है 34। अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में रिलेशन मैंने बता ही दिया था। इससे ज़्यादा इसमें क्या बताना होता है? न्यूमेरिकल तो आप लोगों को ही सॉल्व करने हैं, ये तो मैं जाके नहीं कर सकता सॉल्व। और इतने बस केवल मॉर्निंग में क्लास लेने के बाद आपको 50 मिनट्स ही मैक्सिमम मैं बताता हूँ, मैक्सिमम उतने में सारा कुछ बहुत अच्छे से हो जाता है। अगर आप रिवाइज कर लो तो पेपर देख लो। ज़्यादा कुछ बहुत अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं कि खून पसीना एक करना हो और एकदम ऐसा कुछ नहीं। साइंस को ना बहुत इन्जॉय करके बहुत इजी तरीके से पढ़ा जाता है, यानी कि 3-3 घंटे एक सब्जेक्ट में 3-4 घंटे लगे पढ़ो, फिर इसमें कुछ मार्क्स ले आओ, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्मार्ट तरीके से कैसे 50 मिनट्स में चीज़ों को कंप्लीट कर लिया जाए, उसके बाद उसमें कैसे अच्छे परफॉर्म किया जाए, ये टैलेंट होता है। अब देखो इसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर आप इसके लिखोगे तो कैसे लिखते हो इसका? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O प्लस 3 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 माइनस 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 और प्लस 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। ऐसे लिखेंगे और फिर क्या करना होगा? इस डेटा को पुट कर देना होगा। एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ दे रखा है N2O दे रखा है आपका 81 और ये CO2 कितने दे रखा है? -393। तो ये आपका हो गया 81 प्लस 3 इंटू -393 और यहाँ पे माइनस, फिर अंदर 2। और ये पूरा पोर्शन जो इधर का नेगेटिव में होगा। सो -2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 कितना है? सॉरी, सही लिखा मैंने इक्वेशन? यस। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे 2 नहीं आएगा। इक्वेशन देखता हूँ क्या है 2 यहाँ पर भी। 2 इंटू 34 प्लस 2 इंटू -110। आई थिंक ऐसे ही तो है। अमन वॉइस नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो आप? वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। सर मैं बोला कि इक्वेशन बैलेंस नहीं है, वहाँ पे 3CO आएगा तो आंसर सही आएगा। हाँ, इसका मतलब तभी इसका आंसर जो है, कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था तभी इसका आंसर मैच नहीं कर रहा था। तो ये तो उनकी तरफ से ही एरर है ना? एरर है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। यहाँ पे 2CO, यहाँ पे 3CO2, तो यहाँ पर 3 होना चाहिए था। अब इसका क्या करेंगे पता नहीं। तो आप लोगों ने क्या किया फिर इसमें? तो 3 किया था ऑप्शन। 3 करने के बाद ऑप्शन मैच कर गया था। यस सर। हाँ, अंजलि इसलिए, आपको क्या नाम, अंजलि कह रहा हूँ, आकांक्षा इसलिए मैच नहीं किया था इसका आंसर, और इसी वजह से
मैंने भी ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे, इसके इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो जब यहाँ पे 3 होगा ना 3, तो आंसर विल बी मैच्ड। और सारे डेटा पुट कर दो। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, इसमें डेटा पुट करना, इसमें और क्या करना है, कुछ नहीं। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी, शायद ऐसे कोई क्वेश्चन था। कि सिस्टम की एंट्रोपी ज़्यादा हो तब स्पॉन्टेनियस होगी, या सराउंडिंग की एंट्रोपी ज़्यादा हो तब स्पॉन्टेनियस होगी, या टोटल एंट्रोपी इंक्रीज हो तब स्पॉन्टेनियस होगी, या फिर नन। ये पूछा था। क्या किया था इसका आंसर आप लोगों ने? टोटल। टोटल। एक दिन पहले तो डिस्कस हुआ था, मैंने यही बात तो आपको बताई थी कि अगर याद करो 2 एग्जाम्पल दिए थे, एक आइस का एग्जाम्पल दिया था और एक कंबस्शन का एग्जाम्पल दिया था। जब मैंने आइस का एग्जाम्पल दिया था तो ये मैंने कहा कि ये आइस है, तो ये सिस्टम हो गया आपका आइस, दैट इज सिस्टम। और ये क्या करेगा, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो जब सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब होगी तो सराउंडिंग की एंट्रोपी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज। और जहाँ पे हीट इंटर करती है उसकी एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज। सराउंडिंग की डिक्रीज होगी और सिस्टम की क्या होगी एंट्रोपी, इंक्रीज। सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज होगी। फिर मैंने कहा कि अब आप जानते हो कि टोटल रिएक्शन जो ये स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब क्या, दोनों का अगर मैं सम करूं तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये तो मतलब है इसका। क्योंकि स्पॉन्टेनियस देखने के लिए डेल्टा एस सिस्टम इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। ठीक है, तो हमें दोनों देखने पड़ते हैं। अगर ये ओवरऑल पॉजिटिव आ जाए तो स्पॉन्टेनियस, और अगर ओवरऑल नेगेटिव आ जाए तो नॉन स्पॉन्टेनियस। दिस इज सराउंडिंग, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, बट इस क्राइटेरिया में प्रॉब्लम क्या थी, क्या प्रॉब्लम बताई थी इस क्राइटेरिया में, मैंने बताओ। तब मैं जब इसके बाद जब मैंने डेल्टा जी एक्सप्लेन किया था, बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम थी इस क्राइटेरिया में। सर इसमें सराउंडिंग दे रखा है और हमें सराउंडिंग के बारे में ज्यादा हाँ, इंफॉर्मेशन सराउंडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना मुश्किल होता है। अब देखो, सिस्टम से अगर हीट सराउंडिंग जा रही है तो कितनी दूर तक जाएगी पता रहता है क्या हम लोग, बताओ पहले। नहीं ना। ये सराउंडिंग से अगर हीट सिस्टम में एब्जॉर्ब हो रही है, सराउंडिंग से हीट अगर सिस्टम में एब्जॉर्ब हो रही है तो कितनी दूर से एब्जॉर्ब हो रही है, वी डोंट नो। तो इसलिए तो प्रॉब्लम कहाँ पे आई, सराउंडिंग में आई ना प्रॉब्लम। तो अगर सराउंडिंग में प्रॉब्लम ना होती तो फिर क्या, तो फिर हमें डेल्टा एस टोटल की, फिर डेल्टा एस टोटल से बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। डेल्टा एस टोटल निकालने में दिक्कत हो रही थी ना सराउंडिंग की वजह से। तो इसका मतलब यही है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को डेल्टा एस टोटल से ही देना होता है। तो इसलिए सिंपल क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन ये पूछ लिया था, बताओ, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या है, डेल्टा एस टोटल अगर इंक्रीज होता है तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, चाहे वो एंडोथर्मिक हो चाहे वो एक्सोथर्मिक हो। एक रिएक्शन ये थी, PCl5 गैस से PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H एंड डेल्टा U में क्या रिलेशन है, ये पूछा था। डेल्टा U को इन्होंने डेल्टा E लिख दिया था। बताओ इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng क्या है, पहले ये बताओ मुझे जरा, व्हाट इज डेल्टा Ng फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng क्या है, वन वन। ओके।
ठीक है। नंबर ऑफ गैसेस प्रोवाइड कितने हैं? 2 माइनस 1 कितना आ गया? 1। तो क्या बचा, क्या आंसर आया? डेल्टा एच इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है डेल्टा एच डेल्टा यू में? डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। आप लोग इस तरह रिएक्ट कर रहे हो जैसे कि चैप्टर को 2 महीने पढ़े हुए हो गए हैं। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी 1 आर टी। डेल्टा एन जी 1 दे रखा है ना, तो आर टी हो गया। बताओ कौन बड़ा है, डेल्टा एच बड़ा है डेल्टा यू बड़ा है? डेल्टा एच। आप देख लो ना कि आपको जितना जो बताया जा रहा है, जिस तरह के आपको इतने सही तरीके से टाइम से बता के बहुत चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो रही हैं, उसके बावजूद आप लोग उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं देते हो। सो बैड। ये हो गया आंसर खत्म। केमिकल बॉन्डिंग तो जो आई है उससे तो कई गुना आपने ज़्यादा पढ़ रखा है एडवांस में। फिर एक दिन मैंने ये भी बताया था आपको, याद है? इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होता है? 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन है। यस। हाँ, इसको मैंने कहा था इसे आप आर्थो भी कह सकते हैं, ऑर्थो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। इसके बाद ये मॉलिक्यूल था, चलो मैं इसमें आई कंसीडर कि ये थोड़ा भूल सकते हो आप, ये 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन है। लेकिन एक चीज़ मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर एक भी क्वेश्चन जो है इधर आ गया, इधर से उधर आ गया, तो उसमें वो गलत तो होना ही होता है, बिल्कुल 100% है, या फिर वो किसी और तरीके से हो जाएगा। इसका मतलब यही कि आप एक्स्ट्रा तो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते हो, पढ़ सकते हो कि थोड़ा बहुत अच्छे जो स्टूडेंट होते हैं वो एक कदम आगे चलते हैं हमेशा। पहले वाली बात नहीं रही। मेटा और ये पैरा होता है। इसका क्या 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ये 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन और ये 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा इसमें? डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा किसका होगा इसमें? ऑर्थो। ऑर्थो। वेरी गुड। तो ऑर्थो डाइपोल ज़्यादा हो गया। इसमें एक क्वेश्चन और गलत है, जिसमें एक क्वेश्चन था ना NH3 का डाइपोल मोमेंट NF3 ज़्यादा होगा, यही ऑप्शन उसमें सही है, ठीक है ना? उसमें एक में दे रखा है ना कि मेटा का डाइपोल मोमेंट आर्थो ज़्यादा है, ऐसा दे रखा है ना क्वेश्चन में कि मेटा का डाइपोल Yes, मोमेंट sir. आर्थो ज़्यादा है। क्या Yes, ज़्यादा, sir. क्या हो सकता है ज़्यादा मेटा का आर्थो से? कभी भी नहीं हो सकता ना। नो सर। हाँ। नो सर। अब एक्सपेरिमेंटल कोई वैल्यू हो जाए तो नहीं, तो कंसेप्ट वाइज तो कभी नहीं हो सकता। और मैं परफेक्ट बता रहा हूँ कि डेटा भी मुझे इसका याद है। आर्थो का डाइपोल मोमेंट मेटा ज़्यादा होता है और NH3 का NF3 ज़्यादा होता है। ये तो हमने किया था अपने क्लास में ही कि इसमें कैंसिलेशन होता है, इसमें नहीं होता है। और इसका तो आप NCERT में आप देख लो, कहीं भी डेटा देख लो, एक्सपेरिमेंट आप गूगल में डाल दो डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 और NF3 में, पक्का आपको NH3 का ज़्यादा देगा। तभी उस वहाँ पे पता नहीं क्यों आंसर उन्होंने ए कर रखा है इसका। ठीक है, ये इसका आंसर बी पार्ट ही होगा। जिसने बी किया बिल्कुल सही मान के चलो। और वैसे भी ये नहीं, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट नहीं करता कि आप 100 में जो है वो जो है 85 ले आओगे तो बहुत ही ज़्यादा ये मतलब ये कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप भूल भूल रहे हो, अगर वो कंसेप्ट को भूल रहे हो तो इसका मतलब है कि आप केयरलेस हो, बस और कोई रीज़न नहीं। ठीक है, वो फाइनली जो बच्चे हार्ड वर्क कर रहे हैं, फाइनली एक दिन जब फाइनल एग्ज़ाम होगा जेईई मेंस का ऑल इंडिया लेवल, तो उसमें वो जरूर अच्छा करेंगे, जो अच्छा कर अभी ध्यान से पढ़ रहा है। तो चलो और बताओ, कोई डाउट हो तो इसमें। बच्चों मुझे अपनी इस क्लास में ना एक मॉनिटर बनाना है, किसको बनाऊं मुझे आप लोग डिसाइड करके कल बता देना। तो नेक्स्ट चैप्टर इज केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कि स्टार्ट होगा कल से, ठीक है? और आपका नेक्स्ट एग्जाम डेट क्या है? किसी को याद है नेक्स्ट सर एग्जाम डेट? आपने जो सिलेबस भेजा उसके हिसाब से 14। हाँ, वो मैं तो भेजता नहीं हूँ, तो RPS से आता है तो मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। मैं तो हमें सिंपल डिम्पल टीचर, ठीक है? सो 14 नवंबर है, उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम दे रखा है ना, केवल ओनली केमिकल इक्विलिब्रियम। यस। यस सर। यस सर।
पढ़ते ही नहीं बाकी बच्चे तो। चलो ठीक है। एक मैं एक चीज़ 2 बार बता चुका हूँ, मैं तीसरी चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि अब चैप्टर मैं कल से ही स्टार्ट करूँगा। आज हमारे 12th के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं वो टर्म, तो मैं वहाँ पे कुछ काम भी करना है मुझे। तो मैं इंट्रोपी की एक सर बात। जी बताइए। आयनिक और केमिकल दोनों ही चल रहे हैं। अभी जो मेरे पास कल जो मैंने भेजा उसमें आयनिक लिखा है, साथ में आयनिक लिखा है क्या उसमें? मेंशन है ना केमिकल इक्विलिब्रियम। यू कैन सी आयनिक तो इतना बड़ा है ना कि इस इतने पीरियड ऑफ टाइम में हो भी नहीं पाएगा। बहुत बड़ा चैप्टर है आयनिक। बड़ा क्या, एनसीईआरटी हिसाब से तो बहुत छोटा है, लेकिन उसमें बहुत क्वेश्चंस है, तो आई थिंक केमिकल इक्विलिब्रियम ही होगा। फिर भी देख लेंगे, होगा तो उसको भी करेंगे, क्योंकि सिलेबस तो अब थर्मोडायनामिक्स हमने कितना स्लो स्लो किया था, इतना स्लो किया था कि जो लास्ट में करा था वो भी आ गया था क्वेश्चन, और इसके पहले एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ाया उसमें भी क्वेश्चन आ गया। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी में 3 4 5 क्वेश्चन कराए थे क्लास में। मैं तो ये कहूँ कि अगर मैं केमिकल थर्मोडायनामिक्स मैंने एक भी असाइनमेंट नहीं भेजा, थर्मोडायनामिक्स मैंने खाली वो क्वेश्चन करा के लिख के भेजा था अपने आप से, 8 10 जो क्वेश्चन कराए थे मैंने, और बाकी क्वेश्चन तो लाइव ऐसे क्लास होती वही कराए थे, उन्हीं में से सब कुछ आ गया था। क्योंकि हमारा मेरा तो ये मानना है कि कंसेप्ट को सही तरीके से बता दो। आप 1000 क्वेश्चन कर लो, कंसेप्ट नहीं पता तो जो 1000 के बाद क्वेश्चन आएगा वो फिर गलत कर दोगे। 250 क्वेश्चन करने से कंसेप्ट बन जाएंगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप कंसेप्ट बनना होगा तो 10 क्वेश्चन में ही बन जाता है। जैसे केमिकल बॉन्डिंग में कम से कम कंसेप्ट तो पता है, भले वो क्वेश्चन गलत हो जाए ठीक है, लेकिन कंसेप्ट तो आपको पता है कि हाँ ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। अभी आर्थो पैरा भूल जाते हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, भूलने के सभी भूल सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट ही नहीं पता कि इसमें डाइपोल मोमेंट कैंसिल होते हैं कि नहीं कैंसिल होते हैं, तो फिर बहुत चैलेंज है। ओके। तो मैं इंट्रॉपी की बात थोड़ी और बताना चाहूँगा, क्योंकि इंट्रॉपी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसके बाद जब आपका मेजर टेस्ट होगा तो उसमें सारा कुछ आएगा, तो फिर ये थर्मोडायनामिक्स भी उसमें वापस से आएगा। तो उस समय मुझे एंट्रोपी का कंसेप्ट तो बताना ही पड़ेगा, जो मैं अभी बताना चाह रहा हूँ। ये मैंने उस दिन जब डाउट लिया था तब भी बताया था, फिर मैंने कल जब मैं एक लिख करके हाथ से भेजा था तो कब भी बताया था। एक बार मैं सभी को भी आज फिर से बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम कल से फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बहुत जल्दी इसको ख़त्म भी करेंगे। चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। ये क्वेश्चन मैं पूछ चुका हूँ। अगर मैं टू बी आर गैस से बी आर टू लिक्विड जानता हूँ, 2Br गैस से Br2 लिक्विड जाता हूँ, तो इस प्रोसेस के लिए व्हाट आर द साइन ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। रिकॉर्डिंग हो सकता है मैं आज ना भेजूँ, मैंने रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ, बट ये है कि क्योंकि ये सब रिवीजन है और सब बता चुका हूँ पहले से, इसलिए समझाने के हिसाब से। और रिकॉर्डिंग से अब देख रहा हूँ भी तो कुछ बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, जब तक पूरे बच्चे प्रेजेंट नहीं होते अब रिकॉर्डिंग भेजना। जो बच्चे मुझे कहेंगे समझ में नहीं आया क्लास में उनको भेज दूंगा, बाकी बच्चों नहीं आते उनको नहीं भेजूंगा। डेल्टा एच डेल्टा एस, इसमें डेल्टा एच का साइन क्या होगा ये मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। रमन, इस रिएक्शन में डेल्टा एच का साइन क्या होगा? सर नेगेटिव। वाई? अगर देखो अगर रीजन नहीं दोगे तो सेम क्वेश्चन अगले क्वेश्चन सेम क्वेश्चन जो है फिर गलत कर दोगे। रीजन क्या है, डेल्टा एच नेगेटिव क्यों होगा? इसका मतलब आपने पीछे क्लास से सही से नहीं लिया है। शुभम, क्या आंसर आएगा इसमें? शुभम, सर नेगेटिव। क्यों? सर बॉन्ड फॉर्म हो रहे। हाँ, 2Br गैस एटम ब्रोमीन एटम कंबाइन करके बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए इसका आंसर नेगेटिव आएगा। तो बिल्कुल सही नेगेटिव। एंट्रोपी चेंज क्या आएगा इसका? एंट्रोपी चेंज क्या आएगा, कौन बताएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। सुप्रिया, एंट्रोपी चेंज नेगेटिव क्यों आ रहा है?
सुप्रिया। सर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। हाँ, बहुत सारे एटम जो हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसकी रैंडमनेस कम हो रही है, तो इंट्रोपी चेंज भी क्या आएगा इसका? नेगेटिव। वेरी गुड, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इंट्रोपी जो होती है ds दैट इज dq/t फॉर सिस्टम। ये मैं सिस्टम के लिए लिख रहा हूँ। इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इक्वल टू ds इक्वल टू dq/t। जब स्मॉल चेंज होता है तो मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस, dq रिवर्सिबल कर सकते हो, स्मॉल चेंज मतलब रिवर्सिबल, लार्ज चेंज मीन्स इरिवर्सिबल। और सबको फर्स्ट लॉ से ये पता है, फर्स्ट लॉ से क्या पता है? du इक्वल टू dq प्लस dw होता है ना बच्चों? फर्स्ट लॉ से ये पता है। यस। और du इक्वल टू dq, dw को क्या ले सकता हूँ मैं वर्क डन में? माइनस पी डी वी ले सकता हूँ। यस सर। हाँ, और यहाँ से dq क्या आ गया? du प्लस पी डी वी। ओके, इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पे पुट कर दिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ये मैं आपको बता क्या रहा हूँ? इंट्रोपी चेंज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, इंट्रोपी चेंज फॉर एक्सपेंशन ऑफ गैस, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बता रहा हूँ बताओ? मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अगर मैं ये कहूँ कि किसी गैस का टेम्परेचर 10 से 20 कर दिया गया, बताओ उसकी इंट्रोपी चेंज क्या होगी? किसी गैस का वॉल्यूम 10 लीटर से 20 लीटर कर दिया गया, उसकी इंट्रोपी चेंज क्या होगी? ये मैं समझा रहा हूँ। अब आप समझ सकते हो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसको उठा के यहाँ पुट करो तो क्या आ जाएगा? और बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ, एक बार में समझ लो अच्छे से। ds इक्वल टू du प्लस पी डी वी अपॉन टी। क्यों बच्चों? मैंने dq की वैल्यू उठा करके इक्वेशन 1 में पुट कर दिया है। फाइन। अब देखो इसको हम अलग अलग कर देते हैं, तो ये विल बी du अपॉन टी प्लस पी डी वी अपॉन टी। ये भी सही है, राइट है। du को क्या ले सकते हैं? du को इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर चेंज, इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन बताया था? हीट कैपेसिटी वाले में क्या ये बताया था मैंने? du इक्वल टू सी वी डी टी। क्या ये इक्वेशन बताई थी मैंने? यस। यस सर। हाँ, और ये कहाँ से आता है देख लो ध्यान से। हीट कैपेसिटी होती है डेल्टा, हीट कैपेसिटी सी जो होती है वो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होती है। तो मैंने कहा था अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे लिखना चाहो तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा, तो ये भी कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा, और कांस्टेंट वॉल्यूम में डेल्टा क्यू क्या होता है? डेल्टा यू हो जाता है। तो हर चीज़ को तुरंत सोचो कि कैसे आती है कैसे नहीं आती है, तो सब कुछ याद भी नहीं करना पड़ेगा आपको। तो डी यू इक्वल टू सी वी डी टी पुट कर दूंगा, और आपको ये भी पता है कि पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है। पहला पॉइंट ये है, पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, तो पी अपॉन टी इक्वल टू एन आर अपॉन वी ले सकता हूँ मैं, ठीक है? ये सेकेंड पॉइंट हो गया। एन मोल के लिए एन सी वी डी टी हो जाएगा। डी यू और पी अपॉन टी की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए आप, ठीक है? तो मैं इस पोर्शन को हटा रहा हूँ, ये समझ में आ गया होगा सब लोगों को। तो ये आ गया आपका ds इक्वल टू, यहाँ पे रखता हूँ डेटा, एन सी वी डी टी अपॉन टी प्लस एन आर अपॉन वी इंटू डी वी। इतना आ गया। ओके बच्चों, एंड अब क्या करना है? टेम्परेचर चेंज ले देखना है कि टेम्परेचर को 10 से 20 कर दूं तो क्या आएगा, वॉल्यूम को 20 से 30 कर दूं तो क्या आएगा, इंट्रोपी में चेंज क्या आएगा। तो हीट देने से भी इंट्रोपी बढ़ती है और गैस के एक्सपेंशन से भी इंट्रोपी बढ़ती है। तो इसको इंटीग्रेशन कर दो, इस तरह से इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, ठीक है? तो यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया मैंने, ds इक्वल टू एन सी वी बाहर कर लिया मैंने,
डी टी अपॉन टी, और यहाँ पर एन आर बाहर कर लिया, डी बी अपॉन बी। ये हो गया। अब इसके बाद आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। मैं इसके बाद डायरेक्ट लिख रहा हूँ डेल्टा एस इक्वल टू एन सी वी, ये आ जाएगा एल एन टी टू अपॉन टी वन, टी टू अपॉन टी वन। ये होता है इसका 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन एक्स। अब इसमें लिमिट क्या लगा दोगे, टी वन से टी टू, यहाँ पे लिमिट लगा दी हमने टी वन से टी टू, और यहाँ पे वॉल्यूम कर दिया वी वन से वी टू, या वी इनिशियल से वी फाइनल, ऐसे कर सकते हो। प्लस एन आर एल एन वी इनिशियल से वी फाइनल, यानी वी टू अपॉन वी वन। ये हो गया। अब ये मैथ्स इतनी की है मैंने, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है और ये आता कैसे। देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने बस जो पढ़ाया वही पुट कर दिया है। अब ये फॉर्मूला में क्या कर सकते हो, देखो अगर सी बी गिवन हो और मैं कह दूं किसी गैस का टेम्परेचर 20 से 30 बढ़ गया है, तो गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे हीट देके तो उसका एक्सपेंशन भी तो हो सकता है, यस या नो। यस सर। तो एक्सपेंशन में कितना वॉल्यूम एक्सपेंड हो वो भी पुट कर दो और सारा सॉल्व कर लो। लॉग की वैल्यू गिवन हो कि मतलब मेथड ऐसे है सॉल्व करने का। बट जनरली ये क्वेश्चन जो आता है ना वो और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आता है, या तो वो ये चेंज कराते हैं या तो ये चेंज कराते हैं, एक चीज़ कांस्टेंट देते हैं। तो अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट मान लूँ तो देखो केस वन इसमें लिखता हूँ, केस फर्स्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो क्या करेंगे, T1 T2 सेम हो जाएगा। मतलब Yes, sir. आपको पता है कि वॉल्यूम को एक्सपैंड करने के लिए आइसोथर्मल कंडीशन भी ले सकते हैं ना, तो आइसोथर्मल कंडीशन में वॉल्यूम एक्सपैंड हो सकता है। तो आइसोथर्मल कंडीशन में T2 T1 बराबर जाएंगे तो ln1 जीरो हो जाएगा वो। तो क्या हमारा बचेगा फॉर्मूला डेल्टा एस का एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, बताओ डेल्टा एस इक्वल टू क्या बचेगा, एन आर वी टू अपॉन वी वन। ये हुई ना बात। देखो और यही क्वेश्चन जेई एडवांस में सभी जगह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एक गैस को अगर 10 लीटर से 20 लीटर तक एक्सपैंड कर दिया जाए और गैस की मोल दे दी गए तो बताओ एंट्रोपी चेंज क्या होगी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। ऑल्दो एनसीईआरटी मेंशन नहीं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, गैस को एक्सपैंड करना। अच्छा, इस गैस को जब मैंने एक्सपैंड किया है तो किस कंडीशन में एक्सपैंड किया है, आइसोथर्मल कंडीशन पे, क्योंकि टेम्परेचर मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं नंबर वन। नंबर टू क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस फ्रॉम 10 डिग्री टू 20 डिग्री, व्हाट इज एंट्रोपी चेंज। ये तो इसमें कर सकते हो, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट दे रखा है तो। अब इसमें ये भी दे सकते हैं कि मैंने कुछ गड़बड़ किया है ना, कुछ नहीं बताते, यहाँ पे CV नहीं लिखा मैंने। हाँ, ये CV तो लिखा नहीं था, बताते भी नहीं हो। पूरा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, CV में लिखा नहीं है, आप हेल्प भी नहीं करते हमारी। सो डेल्टा एस ये आ गया फॉर्मूला। क्या बच्चों समझ में आ गया ये? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अगर समझ में आ गया तो मान लेता हूँ। वैसे तीसरी बार ये मैं समझा रहा हूँ और सेम क्वेश्चन एक और दे देता हूँ। फाइव मोल गैस expanded from 10 liter to 20 liter reversibly and isothermally. Find entropy change at find entropy change in calorie per mole। ठीक है, सो वॉल्यूम एक्सपेंड किया गया है और आइसोथर्मली एक्सपेंड किया गया है, मीन्स टेम्परेचर क्या बच्चों, कांस्टेंट। ठीक है, तो बताओ क्या लगा फॉर्मूला फिर,
डेल्टा एस इक्वल टू एन आर वी टू अपॉन वी वन। हाँ, जनरली फॉर्मूला गिवन होता है, बस बोल रहे हैं फॉर्मूला याद करो, ये लगा दो। मैं तो हर फॉर्मूले को आपको ड्राइव करके बता रहा हूँ कि भाई ये ऐसे आता है। ड्राइव करने का मतलब तो एम क्या होता है कि थोड़ी देर आप उस चीज़ से अटैच्ड रहें थोड़ी देर तक। अगर डायरेक्टली फार्मूला आ जाता है तो फिर एकदम से वो इंटरेस्ट नहीं आ पाता। इस वजह से ये अप्लाई तो फार्मूला ही करना होता है। और इस फार्मूले में खास बात देखो, टेम्परेचर का कोई टर्म नहीं है। और एक चीज़ और इसमें खास बात है, अगर वॉल्यूम ना दे दे और बोले प्रेशर दे दे कि इसका एक गैस का प्रेशर 2 atm से 3 atm बढ़ा दिया गया, तो ये प्रेशर के टर्म में भी हो सकता है ना। V1 इक्वल टू P2 V2। हाँ, तो V2 अपॉन V1 को P1 अपॉन P2 लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। देखो अच्छा, एक चीज़ और है, ये LL में दे रखा है, आपको नेचुरल लॉग बनाना पड़ेगा। तो वी कैन राइट 2.303 NR लॉग V2 अपॉन V1। सबको पता है कि अगर आपको नेचुरल बेस ई को बेस 10 में करना होता है तो 2.30 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 से। नाउ पुट द वैल्यू 2.303। एन की वैल्यू कितनी है 5 मोल। आर की वैल्यू कितनी है, कैलोरी में आर की वैल्यू क्या लेते हैं लगभग 2। और कितना किया एक्सपेंड आपने, लॉग 10 से 20, कितना आ गया 2.303 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 लॉग 2। किसी को लॉग 2 की वैल्यू याद है क्या? सर 0.3। 0.3, ये हुई ना बात। 2.303 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 0.3, ये आपका आंसर हो गया। सबको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर क्या होता है, फिजिक्स में दे रखा है, पता नहीं इसमें क्यों पूछ लेते हैं बेवजह। और भी अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते थे, बट वही टॉपिक में क्वेश्चन बनाएंगे जो नहीं होगा। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ये बोलते हैं कि अगर ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में है तो, और ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ में, तो ए बी सी के साथ में होगा एक कांस्टेंट टेम्परेचर। और कांस्टेंट टेम्परेचर किसे मेजर करते हैं, थर्मोमीटर से। बस यही होता है जीरोथ लॉ। और थर्ड लॉ भी, तो पढ़ाने के लिए थर्ड लॉ भी बता देते हैं थर्मोडायनामिक्स का। थर्मोडायनामिक्स का थर्ड लॉ जानते हो क्या होता है, कि कोई बहुत ही परफेक्ट क्रिस्टल है, एकदम परफेक्ट क्रिस्टल या परफेक्ट सॉलिड है। अच्छा बताओ मुझे, परफेक्ट सॉलिड का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन परफेक्ट सॉलिड? परफेक्ट सॉलिड बोलो या आइडियल सॉलिड बोलो, भाई सॉलिड में होते क्या है, पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड में। अब सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, में पार्टिकल्स होते हैं। अगर पार्टिकल्स बिल्कुल अपनी जगह से बिल्कुल बैठा एकदम, ये सॉलिड का पार्टिकल्स है, ठीक है ना, ठीक है, ये पार्टिकल्स है, और ये बिल्कुल ना अपनी जगह से बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं। इनसे बोला जाता है 7 बजे उठना है तो ये 7 बजे उठते हैं। 10:30 पे खाना खाना तो एग्जैक्टली 10:30 पे खाते हैं, ना एक सेकेंड इधर ना एक सेकेंड उधर। इनसे बोला है कि शाम को 4:45 पे खेलने जाना है, तो ये 4:45 में खेलने जाते हैं, ना एक सेकेंड आगे ना एक सेकेंड पीछे। मतलब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बिल्कुल परफेक्ट है एकदम, कोई पार्टिकल अपनी जगह से हिल नहीं रहा बिल्कुल। ऐसे सॉलिड बोलते हैं आइडियल सॉलिड। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, आइडियल सॉलिड। अब बताओ, जहाँ पर बहुत चीज़ें ऑर्डर में होती हैं वहाँ पे एंट्रोपी कम होती है ज़्यादा होती है? कम। कम। एक बच्चे ने बताया सिर्फ कम होती है, और लोग नहीं पता है क्या? कम होगी ना बच्चों, जहाँ पे चीज़ें ऑर्डर में होती है वहाँ। यस सर। एंट्रोपी क्या मेजर करती है, टेल मी, एंट्रोपी मेजर क्या करती है? डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मेजर करती है। तो अगर कहीं पर बहुत ऑर्डर आ जाए, अब बताओ मुझे जरा, बताना जरा एक बात को, ऑर्डर जो है वो कम टेम्परेचर पे आता है ज़्यादा टेम्परेचर पे आता है? सर कम टेम्परेचर। बिल्कुल सही। क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या, अरे भाई म्यूट कर लो, सतीश जी, सतीश आपके आने से ना एकदम तहलका समझ आता है।
तो बच्चों मैंने कहा कि टेम्परेचर जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे डिसऑर्डरनेस ज़्यादा होगी, क्योंकि आपने सीखा है कि हीट इंटर करने से डिसऑर्डर बढ़ता है। क्या आपने ये सीखा नहीं सीखा है? यस यस सर। हीट इंटर करने से डिसऑर्डर बढ़ता है, और हीट इंटर करने से टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा बच्चों, नहीं बढ़ेगा? तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने से डिसऑर्डर बढ़ रहा है। ठीक है, ओके। टेम्परेचर कम करने से, बताओ, अच्छा एक चीज बता रहा मुझे, ये गैस के पार्टिकल्स है, ए गैस, बी गैस, सी गैस, डी गैस, ये गैस के पार्टिकल हैं, और ये पूरी तरह आज़ाद हैं, चारों तरफ मूव कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। अगर मैं इनको टेम्परेचर कम कर दूं तो क्या होगा? इनकी मूवमेंट कम होगी या बढ़ जाएगी? सर कम कम होगी। कम होगी तो इंट्रोपी इनकी बढ़ेगी कि घटेगी? कम होगी। अब मुझे बताओ, इनकी मूवमेंट एकदम से बिल्कुल एक जगह ये फिक्स कब हो जाएंगे, ये पार्टिकल्स? तो हाइपोथेटिकली एक बात कही गई है कि जीरो केल्विन टेम्परेचर क्या होता है? क्या ये लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है? मिनिमम पॉसिबल। हाँ। यस इस टेम्परेचर पे ये लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, तो इस टेम्परेचर पे क्या ए पार्टिकल बिल्कुल भी मूव करेगा? नो सर बीसीडी कोई मूव करेगा? कोई मूव नहीं करेगा। लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर पे ये पूरी तरह एकदम जम जाएंगे एक ही प्लेस पे। तो जब कोई मूवमेंट नहीं है तो उसकी एंट्रोपी क्या आएगी फिर? जीरो। यही थर्ड लॉ होता है। जीरो। हाँ, थर्ड लॉ क्या होता है कि एट जीरो केल्विन द इंट्रोपी, द एब्सोल्यूट इंट्रोपी विल बी जीरो, जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई रिलेवेंस नहीं है, बट ये थर्ड लॉ होता है तो होता है, क्या करें। और इसको पढ़ के भी क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हमने जो पढ़ लिया बस उतना ही काफ़ी है कि टेम्परेचर कम होने पर एंट्रोपी घटती है, टेम्परेचर बढ़ने पर एंट्रोपी बढ़ती है, दैट्स इट, बस। ठीक है, ये है। सो